एक अंधेरी जगह में एक आदमी लगातार अंडे से लड़ता जा रहा है, जो चाहे कुछ भी हो जाए रुकते नहीं है। उसे पता है कि ये अंडरवर्ल्ड है और ये बॉडी सब कुछ सह सकती है, लेकिन बिना अंत के लड़ाई उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती। फिर भी वो अंडर होर्ड्स को स्लैश करता जा रहा है और चीख कर कहता है कि वो इंसानों का राजा है, अपने लोगों का हीरो है और ज्यादातर लोगों के मुकाबले एक भगवान जैसा सेंट है। अचानक एक बड़ा लाल सा बींग सामने आता है और वो आदमी चिल्लाता है, अंडरवर्ल्ड के रूलर, बता तुझे मुझ जैसे आदमी से क्या चाहिए। वो बड़ा बींग राजा को नीचे गिरा देता है तो वो आदमी गुस्से में बोलता है, तू हिम्मत कैसे करता है एक महान राजा के साथ ऐसा करने की। अंडरवर्ल्ड का रूलर अपनी पाइप का एक गहरा कश लेकर कहता है, तू एक है। फिर पूछता है, क्या तू सच में पागल हो गया है। उसे सब कुछ पता है, कैसे वो जिंदगी भर खुद को ऑलमाइटी महसूस करता था। तू वही लड़का है जो कुछ भी चुरा सकता है, वही मंक है जो लोगों को मारता है, और वही राजा है जो अपने लोगों को युद्ध में ले जाता है। लेकिन मेरे सामने तू सिर्फ एक वर्थलेस सिनर है। तू वो आदमी है जो युद्ध में गया, वो पापी जिसने मजा लेने के लिए घर जला दिए और एक बच्चे का सिर सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि उसने लड़ने से मना कर दिया था। हां, तू राजा है, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए तूने हजारों लोगों को मारा, जितने गिन भी नहीं सकते। तो अब सिर्फ चुपचाप लेटे रह। समझ जा कि ये तेरा एटर्नल हेल है और मैं इसका शासक हूं। तू तभी छूटेगा जब जितनी जाने तूने ली थी वो तेरी सफरिंग से खुश हो जाएं। तब तक तू बार बार फाड़ दिया जाएगा। वो आदमी चीखता है, उसका दिमाग मुश्किल से समझ पाता है कि उसका क्या होने वाला है। बाद में अंडरवर्ल्ड के एक स्टाफ मेंबर को राजा का ये जबरदस्त पावर और एक्टिंग देखकर हैरानी होती है और वो कहता है, उसे 300 साल से एक ही बात बार बार बोलने का मन नहीं भर रहा, बोरिंग होने वाला है। लेकिन नोंग, अंडरवर्ल्ड का राजा, थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसने अचानक अनाउंस किया कि वो रिटायर हो रहा है। उसका सक्सेसर भी है, लेकिन वो अभी भी कुछ मामलों में कमजोर है। राजा को लगता है कि सक्सेसर ठीक ही है, लेकिन नोंग बताता है कि कई लोग यहां उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। राजा कहता है, ये तो स्वाभाविक है, सिनर्स को तो यहां तकलीफ में ही रहना चाहिए ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो। आखिरकार वो लोग अंडरवर्ल्ड पैलेस पहुंच जाते हैं और नोंग कहता है कि अब बस री-इनकार्नेशन का ट्रायल शुरू करना है। राजा थोड़ा नर्वस है, लेकिन नोंग का शुक्रिया अदा करता है कि इतने सालों तक उसने उसका ध्यान रखा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। री-इनकार्नेट होने के बाद भी वो कहता है। नोंग बोलता है, ये प्रॉमिस रखियो। लेकिन जैसे ही राजा दरवाजा खोलता है, वो लश ग्रीन फॉरेस्ट देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। नोंग शॉक्ड है। ये रिवर तो ब्लड से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो ये क्रिस्टल वाटर से भरी है। बर्ड्स गा रहे हैं, जबकि यहां तो सिनर्स की चीखें सुनाई देनी चाहिए थी। ये जगह तो किसी वेकेशन स्पॉट जैसी लग रही है। वो गुस्सा हो जाता है। तेओ इस जगह का इंचार्ज था, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा। पॉट जिसमें गर्म तार और उबलते हुए लोग होने चाहिए थे, अब सूप बनाने के काम आ रहा है। सब जगह सिर्फ बारिश का पानी भरा है। और वो गधा कहाँ है? नोंग कहता है, योमरा, तुझे यहां से लौटना चाहिए। ये जगह अब तेरे लिए नहीं है। योमरा कहना नहीं चाहता, मैं री-इनकार्नेट होना चाहता हूं, अपने हर एक रोम रोम से। नोंग उस पर गुस्सा होता है। अब तू री-इनकार्नेशन के बारे में सोच रहा है? जब वो गधा यहां नहीं है तो तू कैसे जाएगा? तभी योमरा की नजर धुंधली होने लगती है। नोंग कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन योमरा का पूरा शरीर एक गंदे मेस में तब्दील हो जाता है। तभी नोंग उसे झटके से हिलाता है और चिल्लाता है, डॉज कर। पर उस वक्त एक होली स्ट्राइक उस पर गिर जाता है और खुद भगवान खुद सामने आ जाते हैं। भगवान कुछ कहने आए हैं। वो चाहते हैं कि योमरा जाकर ताओ को ढूंढे, लेकिन योमरा इनकार करता है। उसने निग्लेक्ट किया। अब मैं क्यों जाऊं? मेरा काम खत्म हो गया है। भगवान कुछ ऐसा कहते हैं जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन वो आदेश के टोन में होता है।
योमरा को पसंद नहीं आता। मैं अब तेरा नहीं हूं। मैं रिटायर हो चुका हूं। शायद तू भूल गया हो। अब तू जा सकता है। योमरा में हिम्मत आती है। वो भगवान को धक्का देता है। भगवान गेट बंद कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले योमरा टेलीपोर्ट करके गेट तक पहुंच जाता है। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं री इनकारनेट होना चाहता हूं। मैं ताओ को ढूंढूंगा, लेकिन एक दिन मैं इसका बदला भी लूंगा। और वो गेट के पार चला जाता है। अब वो आसमान में एक सिटी के ऊपर घूम रहा होता है, फिर जमीन पे क्रैश हो जाता है। वहां आग लगी होती है। कुछ लोग उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। तभी उसे आग से कुछ और निकलता हुआ दिखता है। द डिजीज्ड। ये लोग तो अंडरवर्ल्ड में होने चाहिए। ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? एक डिजीज्ड एक छोटी लड़की को पकड़ता है और उसे खाने वाला होता है, लेकिन योमरा तुरंत उस पर हमला करता है और उसे हवा में उड़ा देता है। उसे हर तरफ से खून की स्मेल महसूस होती है। सभी डिजीज्ड उसे घूर कर देखते हैं। तुम सब पागल हो गए हो क्या? क्या अंडरवर्ल्ड तुम्हारे छोटे से दिमाग के लिए काफी नहीं था? अब तुमने मेरे सामने पाप किया है और ये माफ नहीं होगा। डिजीज्ड एक ऐसी बीइंग है जो इंसान के मरने के बाद बन जाती है। जजेस उसे नरक भेजते हैं, जहां वो अपने पापों की सजा भुगतते हैं। जो आत्माएं अपनी सजा के बाद पश्चाताप करती है, उनका पुनर्जन्म होता है। यही है रूल ऑफ द डेड। लेकिन योमरा को विश्वास नहीं होता कि ये लोग सरफेस पर आ गए हैं। वो जानता है कि डिजीज्ड उसकी बात नहीं सुन रहे और वो चार्ज करते हैं, जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। चलो, अब मैं एंशियंट्स की तरह करूंगा और तुम सबको एक और डेथ दूंगा। वो लगातार फाइट करता है। तभी एक छोटा डिजीज्ड उसके सामने आ जाता है। योमरा ओवरड्राइव में चला जाता है और उसका चेहरा मिट्टी में दबा कर तब तक पीटता है जब तक एक बड़ा सा डस्ट क्लाउड नहीं बन जाता। इतना गुस्सा था कि बाकी डिजीज्ड भी रुक जाते हैं। योमरा चीख कर कहता है, तुम लोग अटैक नहीं करोगे? शायद तुम सिर्फ हिंसा ही समझते हो। तभी डिजीज्ड के बीच से एक शार्प चीज आती है और योमरा की तरफ जाती है, लेकिन वो उससे बचा लेता है। नॉम पूछता है, तुम ठीक हो? पर योमरा सिर्फ अगले अपोनेंट पर ध्यान देता है। डिजीज्ड रास्ते से हट जाते हैं और उस फायर के बीच से एक नया एनिमी निकलता है। एक आदमी का सिर हाथ में लेकर, एक क्रीपी स्माइल के साथ। योम को इस बंदे के बारे में कुछ अलग महसूस होता है, क्योंकि उसकी ऑरा अलग है और उसके आसपास खून की गहरी बदबू है। जैसे ही वो अपने अगले टारगेट को देखता है, नया डिजीज्ड अपना पुराना खिलौना छोड़ देता है और नया लेने चला जाता है। नूंग सोचता है क्या इस मैनलेस बास्टर्ड को मार देना चाहिए, लेकिन योमरा ऑलरेडी इस बात पे तय है, जो नोंग को सरप्राइज कर देता है। अंडर अपना वेपन फिर से फेंकता है और योमरा सोचता है कि उसने इतने सारे ह्यूमंस क्यों मारे। शायद वो उनकी वाइटैलिटी एब्जॉर्ब कर रहा था री इनकारनेशन के होप में। जैसे ही योमरा उसका वेपन पकड़ता है और फिर उसे दूर फेंक देता है, वो नोट करता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ट्रायल के बिना री इनकारनेशन एक इन्फर्नल टबू माना जाता है, लेकिन उसका सिर्फ एक सक्सेसर होने के बावजूद उसने सबको फ्री घूमने दिया। तो योमरा उस पर एक एहसान करेगा और जितने भी सिनर्स हैं उन्हें जला देगा। इस बात के साथ ही वो एक माइटी ब्लो डिजीज्ड पर मारता है, बार बार करता है, जब तक वो डिजीज्ड एक नियर बाय बिल्डिंग में जाकर नहीं गिरता। योमरा उसके पास जाता है, अपनी गर्दन क्रैक करता है और उसके सिर पर पैर रखकर पूछता है, इतने लोगों को रीइनकार्नेट होने के लिए क्यों मारा? अच्छा जवाब दे। वो बार बार ये पूछता है जब तक उसका सिर नहीं किक करता, लेकिन डिजीज्ड रबल से बाहर निकल के योमरा पर स्लैश करता है। योमरा सोचता है कि इस सब किलिंग का जरूर कोई रीजन होगा। ये इतना कमजोर है जबकि इतनी वाइटैलिटी एब्जॉर्ब की है, तो हो सकता है योमरा ने ही कुछ गलत अस्यूम किया हो। डिजीज्ड एक पत्थर उठाता है और योमरा की तरफ डैश करता है। योमरा सोचता है कि ये एक रिडिकुलस प्लान है, लेकिन तभी कुछ डिजीज्ड नीचे से आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जो कि दूसरे डिजीज्ड के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।
वो योमरा के सिर पर हीट करता है, बार बार करता है और मजाक उड़ाता है। तभी योमरा एक ही ब्लो में उसका हाथ काट देता है और पूछता है, अब क्या हुआ? हंसना बंद क्यों हो गया? क्या अब मजा नहीं आ रहा? उस लास्ट प्रोवोकेशन के बाद योमरा हेल की असली रॉथ अनलीश करता है। उस सिनर का फ्लेश जलने लगता है। अटैक पूरे एरिया को एंगल्फ कर लेता है। योमरा एक बिल्डिंग पर जंप करता है, पीछे देखता है जब मून रेड चमक रहा होता है, जैसे कि वो खुद, और पूछता है, अब ओबे करोगे? सारे डिजीज्ड रेड हो जाते हैं और अपने ट्रू रूलर के सामने झुक जाते हैं। लेकिन योमरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसे अब उन्हें उनके गुनाह बताने हैं। एस्केप का पाप, केओस का पाप और ह्यूमंस को हार्म करने का पाप। ये सब बहुत ही बुरे पाप है। तो वो उन्हें सेंटेंस करता है। 700 साल फॉर केओस, 2000 साल फॉर एस्केपिंग, 10,000 साल फॉर हार्मिंग ह्यूमंस। सेंटेंसिंग के बाद वो एक पोर्टल खोलता है जहां ये लोग अपनी सजा भरेंगे। सब लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो जगह लश ग्रीन लगती है। बुरा नहीं लग रहा, लेकिन योमरा कहता है कि अंदर जाओ। उसे फर्क नहीं पड़ता कि जगह कैसी दिखती है। वो उन्हें किक करता है पोर्टल के अंदर, अनाउंस करता है कि अब वो लोग इस जगह की शादी, वेडिंग पे काम करेंगे। मतलब जो भी ग्रीनरी है उस जगह की, उसे अपने हाथों से हटाएंगे। पोर्टल बंद होने से पहले एक डिजीज्ड कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन योमरा उसके मुंह पर पोर्टल बंद कर देता है। नूंग सोचता है डिजीज्ड क्या कह रहा था, तो योमरा नोट करता है कि शायद वो कह रहा था, अब मैं हार्ड वर्क करूंगा। नूंग अनाउंस करता है कि कुछ और डिजीज्ड भाग रहे थे। क्या योमरा उनका भी पीछा करेगा? योमरा पूछता है, अभी बता रहे हो? लेकिन चलो, किस डायरेक्शन में गए? नूंग कहता है कि वो एक जगह गए जिसे स्कूल कहते हैं। उस स्कूल के अंदर एक लेडी और कुछ स्टूडेंट्स एक निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हॉलवेज डेड से भरे हुए हैं। वुमन जिसका नाम है ली GW और जो एक अंडरटेकर है, उन्हें कहती है कि उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। एक लड़का सोचता है क्या वो मरने वाले हैं, लेकिन एक ब्रैटी लड़की पूछती है कि अगर वो अंडरटेकर है तो वो अभी इतनी वीक क्यों है? उसने दूसरे अंडरटेकर्स देखे हैं जिनमें सुपरनैचुरल पावर्स होती है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल इंसान लगती है। जियो एक्सप्लेन करती है कि अब तक उसने किसी डेड पर्सन से उनकी गारमेंट्स नहीं ली है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो उनकी रक्षा करेगी। कोई चिंता की बात नहीं। उनके बकबक के वजह से कुछ डिजीज आ जाते हैं और उन्हें स्टेयर्स पे देख लेते हैं। जियो किड्स को ऊपर जाने के लिए कहती है, जबकि वो एक सिंगल डिजीज से निपट लेती है जो उसे थोड़ा पुश कर देता है। लेकिन जैसे ही एक स्टूडेंट डोर खोलता है, वो डिजीज को किक करके डोर से बाहर फेंक देती है और उन्हें आगे जाने के लिए कहती है। वो उनके बाद फॉलो करेगी क्योंकि वो एक डम्बास है। ब्रैड गर्ल किसी डिजीज के हाथ लग जाती है जो बेयरली स्टेयर्स चढ़ पा रहा होता है। वो उसके फ्लेश का फीस्ट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके पहले ज्यू उसके सामने आ जाती है और बाइट हो जाती है, जो दर्द करता है, लेकिन उसे डिजीज को दूर किक करने का मौका मिलता है। वो लड़की से पूछती है, तुम ठीक हो? लड़की उसका हाथ हटा देती है और कहती है, मुझे टच मत करो, तुम्हारी वजह से मैं मर जाती। तुम कैसे अंडरटेकर हो? ज्यू थोड़ा अननॉड होती है, लेकिन खुश होती है कि लड़की सेफ है। वो डोर क्लोज करती है और लॉक करती है। डिजीज बार बार नॉक करता है और डोर पुश करता है, जिससे एक मेल स्टूडेंट कहता है कि डेड लोग शायद अंदर घुस जाए। ज्यू एक फ्लेयर शूट करती है और कहती है कि उसका सीनियर जल्दी आएगा, बस थोड़ा रुकना पड़ेगा। मेल स्टूडेंट उस पर गुस्सा करता है कि वो हंस रही है जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर उन जैसे एलीट्स मर गए तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। ज्यू इन डम्बास वर्ड से सरप्राइज होती है। ब्रैड गर्ल कहती है कि वो एक अंडरटेकर होने के लायक नहीं है। उसने ऑलमोस्ट सबको मरवा दिया। वो एक्सट्रीमली डम्ब है। उसका बाप बहुत रिच है और वो ये सुनना पसंद नहीं करेगा कि उसकी बेटी हर्ट हो गई। तभी योमरा वहां अपीयर होता है और कहता है कि ये स्नॉटी ब्रैट्स काफी ज्यादा बोलते हैं। ब्रैटी गर्ल पूछती है, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, और यहां आए कैसे? योम कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है
लेकिन जैसे ही वो ये बोलता है, थंडर स्ट्राइक होती है और उसकी बात कट हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये गॉड का काम है। लड़की सोचती है क्या वो क्रेजी है। मेल स्टूडेंट योम के चेस्ट पे स्लैप करता है और कहता है, तू सलूल के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? जानता भी है वो कौन है? योम एक्सप्लेन करता है कि वो यहां आया क्योंकि वो डिजीज का पीछा कर रहा था। और हां, यहां ह्यूमन ब्लड की स्मेल भी आ रही है। उसने नीचे से इनकी आवाज भी सुनी थी, इसलिए जंप करके यहां आया। सारे स्टूडेंट्स उसकी बात पे हंसने लगते हैं। डेड का पीछा करना बड़ी फनी बात है। वो तो एक भिखारी लग रहा है, लेकिन सोचता है कि फाइट करेगा। व्हाट अ जोक। नूंग पूछता है क्या उसे मार दे, लेकिन योम कहता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं, छोड़ दो। गलती उनके पेरेंट्स की है, उन्हें ऐसे हार्ड एजुकेशन देने का दोष। तो जब उनके पेरेंट्स मरेंगे और हेल में जाएंगे तो उन्हें वही पनिशमेंट मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं। नेचुरली स्टूडेंट को ये बात प्रोवोक कर देती है और वो पूछता है कि एक बच्चा जैसे तू इतनी कैजुअली अननोन लोगों को कैसे डिस कर सकता है। जीव बीच में आने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडेंट उसे शट अप कहकर हटा देता है और कहता है कि ये उसकी लड़ाई नहीं है। जब वो इंसिस्ट करती है तो वो उसके मुंह पे चांटा मार देता है, जिससे योम देख पाता है कि उसे डिजीज ने काटा है। योम ये भी सोचता है कि क्या वो सच में हेल्प आने तक टिक पाएगी। उसे लगता है कि वो कहीं देखी हुई लगती है, लेकिन उसके थॉट्स स्टूडेंट के चिल्लाने से इंटरप्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट बोलता है कि सुन, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि हम कितने स्कैरी हो सकते हैं। अगर मेरे डैड हेल में जाते तो अंडरवर्ल्ड का किंग रोरो के माफी मांगता। वो बार बार अपोलोजाइज करता। योम, जो कि खुद अंडरवर्ल्ड का किंग है, ये सुनकर इतना हंसने लगता है कि रोक नहीं पाता। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ये बंदा इतना क्यों हंस रहा है। क्या कुछ फनी कह दिया उसने? जो भी हो, अब वो इस बास्टर्ड को पीटेगा और उसका बाप सब संभालेगा, जैसे हमेशा करता है। नोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनता। जब पंच जाता है तो स्टूडेंट के हाथ में जलन होने लगती है। गॉड यानी जेड एम्परर सिचुएशन को रोकना चाहता है, लेकिन नोंग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये कंट्रोल के बाहर जा चुका है। ज्यू योम के सामने आ जाती है और कहती है कि वो बस यूं खड़ा क्यों है, डॉज क्यों नहीं कर रहा। उसका खुद काफी डैमेज हो चुका है और खून भी खांस रही है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो योम को प्रोटेक्ट करेगी। स्टूडेंट अब पूरा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये मुझे विलन बना रही है। अगर इससे अपनी औकात नहीं पता तो मैं दिखाता हूं। लेकिन जैसे ही योम को एक सिनर दिखता है, उसकी आंखें खुल जाती है और अंडरवर्ल्ड किंग के इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टूडेंट चिल्लाता है कि उसका हाथ छोड़ दे, दर्द हो रहा है। अगर छोड़ा नहीं तो वो उसे मार डालेगा। योम कहता है कि किसी को मारना इतना आसान नहीं होता जितना तू सोचता है। स्टूडेंट डर जाता है और जीव भी सरप्राइज्ड होती है। योम उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि वो पर्पल पड़ जाता है। फिर वो उसे छोड़ देता है। स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, अब वो उसे मारेगा और उसका बॉडी डेड के हवाले कर देगा, और वो लोग उसे छुएंगे भी नहीं क्योंकि वो इतना गंदा है। योम सोचता है कि ये छोटा अभी तक समझा ही नहीं, अब भी थ्रेट दे रहा है बिना वजह। इससे बात भी नहीं करनी चाहिए, ये डिजीज जैसे ही है, वायलेंस पे ही रिएक्ट करता है। सिनर्स के साथ हमेशा से वायलेंस ही होता आया है। वो एक स्टिक उठाता है, उसे क्लीन करता है और कहता है कि इसका नाम रखेगा। क्या दिमाग में कोई नाम आता है जब इसे देखता है? स्टूडेंट को समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि ये हैरी पॉटर की वैन जैसे लग रही है। योम कंफर्म करता है, हाँ बिल्कुल, और तुरंत वो स्टूडेंट की एस पे वैन से मारना शुरू कर देता है। अब तक स्टूडेंट को समझ आ जाता है कि सिचुएशन क्या है। अपने एक्शंस के लिए उसकी सजा है, हैरी पॉटर की वैन से मार। योम उसे बार बार मारने लगता है। स्टूडेंट दर्द से चिल्लाता है। नोंग शॉक में है। बाकी सब भी हैरान है कि योम ने ये सब सबके सामने किया। योम पूरी तरह मेनियाक बन गया है।
जब वो फाइनली रुकता है और स्टूडेंट की एस टमाटर जैसे लाल हो जाती है, तो वो पूछता है, क्या ये पनिशमेंट काफी था? अब तो सुधर जाएगा ना? नहीं तो अगली बार पैरी हॉटर लेके आऊंगा। तभी ब्रैटी गर्ल चिल्लाने लगती है। डेड बिल्डिंग पे चढ़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। वो पूछती है, अब क्या करे? जीव खड़ी होती है और कहती है कि सब नीचे भाग जाए, वो उन्हें टाइम दिलाएगी। गर्ल मना करती है, नीचे भी तो बहुत सारे डेड है। जीव कहती है, सब यहीं पे है, नीचे सेफ है, इसलिए सब भाग जाए। सब लॉक खोलने में बिजी हो जाते हैं। जीव योम को भी कहती है कि उनके साथ जाए, वो इसे हैंडल करेगी। योम सोचता है, अपने जीवन में बहुत लोग देखे, लेकिन इस जैसे कोई नहीं देखा। ये लड़की ऐसे लोगों को क्यों बचा रही है जो उसे इंसल्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, हर्ट भी करते हैं? इन को तो काइंडनेस की वैल्यू ही नहीं पता, फिर भी वो उनके लिए अपनी जान दे रही है। जीव उसका सिर कराटे चॉप करती है और कहती है, बच्चा होने के बावजूद तू इतनी डीप बातें करता है, बस चुप हो जा और नीचे जा, यहां रुकना बहुत डेंजरस है। योम कहता है, ये लड़की वाकई अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब मैं यहां हूं तो ये लड़की बेकार में नहीं मरेगी। जैसे ही वो टेक्निक अनलीश करने की कोशिश करता है, जेड एम्परर उसे रोकता है, इंटरवीन मत कर, ताओ को ढूंढ। योम चिल्लाता है, ऐसे टाइम में कैसे कह सकता है? जेड एम्परर कहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता ये लड़की बचे या न बचे, तू बस जा। तभी स्टूडेंट्स डोर के पीछे जाकर उसे बंद कर देते हैं। जिस स्टूडेंट को मारा गया था वो कहता है, मैं मर जाऊंगा, उसने उस इंसान के सामने हंसना नहीं चाहिए था, मैं इस बेकार लड़की के साथ मरूंगा। योम तंग आ जाता है और नोंग से कहता है, इनके साथ तू डील कर। नोंग बहुत खुश होता है, एक डिजीज्ड योम पर जंप करता है, लेकिन जीव उसके ऊपर जंप कर जाती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। फिर से उसे काटा जा रहा है। योम कंफ्यूज हो जाता है, ये सब क्यों? जीव एक सवाल करती है, क्या किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजन चाहिए? योम एक्सपेक्टेड नहीं करता ये जवाब, लेकिन वो इससे टच हो जाता है। तभी जेड एम्परर उसे कहता है, जाओ ताओ को ढूंढो, चाहे उसे ये भी न पता हो कि ढूंढना कहाँ है। डिजीज्ड मजा कर रहे हैं, इनोसेंट लोग जैसे ये लड़की मर रही है और वो चाहता है कि मैं कुछ न करूं। वो समझता है कि जेड एम्परर रूल्स फॉलो कर रहा है जो मोस्टली अच्छे हैं, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से लोग सफर कर रहे हैं। तो अब वो चुप नहीं बैठेगा। जब सिनलेस लोग पेन में है, वो सारे पापों को जला देगा और इस लड़की को बचाएगा। एक सिंगल ब्लास्ट से वो सारे डिजीज हटा देता है और जीव से कहता है, मेरे पास तेरे लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। नेचुरली जेड एम्परर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योम अब उसकी नहीं सुनता और जीव से कहता है कि उसका वेतन बहुत बड़ा होगा और उसके पास सब कुछ का इंश्योरेंस भी फ्री होगा। वो जितनी छुट्टी लेना चाहे ले सकती है और जब वो रिटायर करेगी तो उसका पुनर्जन्म एक पावरफुल आदमी की अमीर बेटी के रूप में होगा। बेसिकली वो उससे अपने काम के प्लेस पर इनवाइट कर रहा है। जैसे ही जीव का कॉन्शियसनेस गिरता है, वो कहती है कि ये तो एक बढ़िया जॉब होती। योमरा हैरान है कि उसमें अभी भी इतनी स्ट्रेंथ कैसे बची है। वो उसे नीचे रखकर पूछता है, आर यू ओके? जीव अपने जख्म चेक करती है और देखती है कि ब्लीडिंग कितनी ज्यादा हो गई है, तो अब उसके लिए काफी लेट हो चुका है। शायद वो अगले जन्म में मिलेंगे। योमरा उसे मरने नहीं देना चाहता। जब उसने उससे इनवाइट किया है तो वो अपना हेयर बैंड निकालता है और अंडरवर्ल्ड मैनिफेस्टेशन का यूज करके उसे एक वाइट और शांत दुनिया में खींच लाता है। वो कहता है कि ये पहली बार है जब कोई पूरे शरीर के साथ यहां आया है, फिर भी वो उसे पर्सनली बनाए गए फर्स्ट अंडरवर्ल्ड में वेलकम करता है। जीव चाहती है कि वो दोबारा कहे, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में अंडरवर्ल्ड में है। लेकिन थोड़ा इधर उधर देखने के बाद लगता है कि ये कोई माइंड ट्रिक नहीं है। उसके सारे जख्म भी गायब हो चुके हैं। ये देखकर वो इसे एक अपॉर्चुनिटी समझती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसे एम्प्लॉय बना लिया जाए। साथ ही वो वाई का नाम भी पूछती है, क्योंकि अभी तक उसे उसका नाम पता नहीं। योमरा कहता है
कि वो कुछ खास नहीं, बस पूरे अंडरवर्ल्ड का किंग है, लेकिन वो उसे योमरा कहकर बुला सकती है। शायद अब जब उसे पता चल गया है तो वो और भी क्यूरियस हो गई है। जो नेचुरली शॉक्ड है कि वो अंडरवर्ल्ड के किंग के सामने खड़ी है। ये रोज का काम तो नहीं होता, लेकिन योमरा उसका ध्यान तोड़ता है और पूछता है उसका नाम क्या है। वो बताती है तो योमरा अपना हेयर बैंड उसके हाथ में बांध देता है और कहता है कि अब वो देवताओं जैसे बन गई है। न वो कभी बूढ़ी होगी, न ही अपने ग्रैंडकिड्स को बड़े होते देखेगी, न ही कभी मरेगी। वो सिर्फ हमेशा जिएगी। जियू को तो वो बैंड प्रिटी लगता है, तो वो पूछती है कि ये होता क्या है। योमरा जवाब देना चाहता है, लेकिन स्काई अचानक लाल हो जाता है, तो लगता है कोई खास मेहमान आने वाला है। इसलिए वो सोचता है कि अभी मूव करना बेटर होगा। योमरा जियू को समझाता है कि उसके हाथ पर जो चीज है वो स्ट्रिंग ऑफ फेट है। अगर ये उसके साथ अटैच्ड न हो तो वो यहां सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जियू पूछती है क्या अगर ये उसके पास नहीं रहा तो क्या वो अलग हो जाएंगे। योमरा कंफर्म करता है कि हाँ, एक तरह से। शायद उसका सिर तुरंत ही काट दिया जाए। फिर वो नॉर्मल वर्ल्ड में लौट आती है, जहां उसका कोलीग मिन्हो उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। वो काफी रिलीव होता है जैसे ही जियू आंख खोलती है। मिन्हो बोलता रहता है, लेकिन जियू का ध्यान किसी और जगह होता है। वो सोचती है कि क्या ये सब कुछ रील था। वो उठती है और पूछती है कि वो यहां कैसे आई। मिन्हो बताता है कि उन्हें उसका इमरजेंसी सिग्नल मिला था। उसकी वजह से कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई। अब वो लोग सराउंडिंग एरिया में डेड का ध्यान रख रहे हैं। जियू स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही थी। मिन्हो बताता है कि वो सब ठीक है। वो सब एक क्लासरूम में छिपे हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ पे एक चिपचिपा लिक्विड था, जैसे किसी बड़ी चीज ने उन्हें चाट लिया हो। ये सुनकर जियू हैरान हो जाती है। मिन्हो भी मानता है कि ये अजीब लगता है। जब वो बोलता जा रहा होता है, जियू नीचे देखती है और योमरा को याद करती है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ फेट अब भी उसके हाथ में है। मतलब ये सब एक सपना नहीं था। जैसे ही वो डिसाइड करती है क्या करना है, एक लड़की जिसका नाम पार्क है आती है और पूछती है कि वो ठीक है क्या। जियू कहती है हाँ, लेकिन पार्क उसे कहती है चुप रहने को। अगर उसकी वो एबिलिटी न होती तो वो उसकी चिंता भी नहीं करती, और ये भी कहती है कि कल काम पे लेट मत आना, चाहे कुछ भी हो गया हो। जियू सिर झुका लेती है और समझ जाती है। मिन्हो आता है और उसके कंधे पे थप्पड़ मार के कहता है कि पार्क की बात दिल पे मत लो। वो सच में उसकी चिंता करती है। जैसे ही उसने सुना कि जियू डेंजर में है, वो तुरंत आ गई थी। जियू सोचती है कि ये सब काम की वजह से है, लेकिन मिन्हो डाउट करता है। उसके बाद जियू एक कैब में चली जाती है और मिन्हो उससे अलविदा कहता है। कार में जियू उन बच्चों के बारे में सोचती है जिनको उसने बचाया। वो खुश है कि वो सेफ है, लेकिन वो स्ट्रिंग ऑफ फेट को देखती है और योमरा की बात याद करती है कि अगर वो इसे खो बैठी तो सब कुछ खत्म। जब वो ये सोच रही होती है कि ये चीज है क्या, अचानक नोंग उसके पास स्पॉन होता है और कहता है कि अब वो अंडरवर्ल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। ये सुनकर वो इतना जोर से चिल्लाती है कि कार जम कर जाती है। ड्राइवर पूछता है क्या वो ठीक है। जियू माफी मांगती है और कहती है कि उसने एक इंसेक्ट देख लिया था। फिर धीरे से वो उस छोटी गेंद जैसे चीज से पूछती है कि वो कौन है। नोंग इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को वाई का एडवाइजर। जियू पूछती है कि क्या दूसरे लोग उसे देख सकते हैं। नोंग कहता है कि नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। जब जियू उससे ऑनरिफिक्स के साथ बात करने लगती है तो नोंग कहता है कि ये क्रिंज है, उन्हें आपस में आराम से बात करनी चाहिए। सब क्लियर होने के बाद जियू पूछती है कि योमरा कहाँ है। नोंग कहता है कि वो उन स्टूडेंट्स के पास है जिनका रिक्वेस्ट जियू ने किया था, लेकिन अगर वो खुद गया है तो शायद उन बास्टर्ड्स का काम तमाम हो गया हो। जियू को योमरा का वो मैनिक बिहेवियर याद आता है जब उसने उस स्टूडेंट को पनिश किया था। तो वो ड्राइवर से कहती है कि राउट चेंज करे। अगर वो जल्दी चलाए तो डबल फेयर मिलेगा। एक अननेसेसरली बड़े बिल्डिंग के सामने योमरा सोचता है कि वो इस स्ट्रक्चर को कितने सेकंड्स में गिरा सकता है। वेल,
इसका मतलब है कि सिनर्स आसानी से भाग भी नहीं सकते। तो इतना बुरा भी नहीं है। उसकी नजर एक आदमी पार पड़ती है जो सेल्फ ओपनिंग डोर से जा रहा होता है, और योमरा नोटिस करता है कि इनका बिहेवियर काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे हाय वो ग्लास की तरफ चलता है, वो आदमी उससे वार्न करने की कोशिश करता है कि वो एक लिटरल वॉल ऑफ ग्लास की तरफ जा रहा है, लेकिन योम बस इतनी जोर से पुश करता है कि ग्लास क्रैक हो जाता है और आखिरकार टूट जाता है, जिससे उससे बिल्डिंग के अंदर एंट्री मिल जाती है। बाकी लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि कोई भी इंसान देश के बेस्ट क्वालिटी ग्लास को ऐसे नहीं तोड़ सकता। योमरा समझ जाता है कि लोग दारा हुआ क्यों फील कर रहे हैं, लेकिन उससे बस चाहिए कि वो लॉग ट्यूरेंट सिनर्स को उसके हवाले कर दे। नेचुरली बाकी लोग उससे देखते हाय भाग जाते हैं, लेकिन एक अजीब औरत उसकी अराइवल से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती, बल्कि वो तो काफी प्लीज लगती है देखकर कि उसमें अभी इतनी एनर्जी है। क्या ये आदमी सच में अंडरवर्ल्ड का किंग है? तभी योमरा उससे नोटिस करता है और बस घूरता है। उसका वो स्टेयर ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि वो अचानक बिना किसी को नोटिस हुए औरत के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ उससे घूरने लगता है। अब वो औरत जान गई है कि ये हाई अंडरवर्ल्ड का किंग है, लेकिन वो सोचती है कि ये इतना स्टेयर क्यों कर रहा है। वो पूछती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? योमरा उसकी तरफ पॉइंट करके पूछता है, तू है कौन? वो औरत हंसती है और नोट करती है कि उसका एटीट्यूड अब भी नहीं बदला। अब भी वो लॉगऑन के चेहरे याद नहीं रख पाता। तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम बेउ है और एक टाइम पे वो भी अंडरवर्ल्ड में रहती थी। अचानक उसका ग्रीटिंग एक फेमिलियर आवाज से इंटरप्ट होता है। वो डंबाज बच्चा, जो कुछ लॉगऑन से जो काफी हेजिटेंट लग रहे हैं, पूछता है कि क्या उन्होंने वो चीज लाई जो उसने मांगी थी। वो कंफर्म करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। फिर भी बच्चा क्या नहीं करता और कहता है कि उन्हें ओबे करना चाहिए जैसे उन्हें करना चाहिए। योमरा काफी खुश होता है इतनी आसानी से उससे मिलके और जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन बेउ यूज रोक लेती है और कहती है, सन ले पहले कुछ कहने से पहले या कुछ उड़ाने से पहले। क्या सच में अभी यूज पनिश करना जरूरी है? योमरा कहता है कि हाँ, ये बहुत जरूरी है, चाहे बेउ ना समझे। इस दुनिया के जजेस और कॉप्स लॉगऑन के रॉन्ग डूइंग्स को इग्नोर कर सकते हैं। वो जानता है कि अक्सर लोग लालची और करप्ट होते हैं। शायद वो इस मैटर को इग्नोर भी कर दे, लेकिन वो एक अंडरवर्ल्ड किंग होन के नेट ऐसे किसी भी कांड को इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने इस ब्रैट के नीचे सफर किया है, तो वो इंश्योर करेगा कि पनिशमेंट उसके एक्शंस के अकॉर्डिंग हो। बेउ उसकी बातों से काफी शॉक्ड होती है और उससे जाने देती है। योमरा ट्यूरेंट टेलीपोर्ट करके स्टूडेंट के सामने पहुंच जाता है, जो शॉक में पैट जाता है ये देखकर कि योमरा अब भी जिंदा है, क्योंकि उसने यूज एक रूफ पे बैंड किया था जो डेड बॉडीज से भरा था। लेकिन योमरा नोट करता है कि उसने कहा था कि ये कुछ नहीं करेगा, और ये भी देख लेता है कि उसने अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो एक बार फिर वो पैरी हॉटर के हाथों पीतने वाला है। बेउ सोचती है, क्या मैंने सही सुना? लेकिन स्टूडेंट ट्यूरेंट ग्राउंड पे गिर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे। एम्प्लॉइज किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेते हैं, जो किसी रीजन से बिल्डिंग के एंट्रेंस पे नहीं था, और योमरा पे उन्हें छोड़ देते हैं, जैसे हाय वो सब हेलेन बैग भेजने वाले होते हैं। बेउ बस हाथ उठाकर कहती है, छोड़ दो यूज, वो एनिमी नहीं है। एक पाल में गार्ड्स बैक ऑफ कर जाते हैं, और योमरा काफी सरप्राइज होता है कि इस औरत के पास इस जगह में इतना पावर है। शी मस्ट बी अ गुड लीडर। लेकिन वो सोचता है, यह है कौन? स्टूडेंट, यानी द यंग मास्टर। भागने लगता है जैब उससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो योमरा को इरिटेट करता है, लेकिन उसके एक बॉडीगार्ड यूज रोक लेता है, क्योंकि वो चेयरमैन कॉन्ग का बेटा है। योमरा पूछता है, तो क्या हुआ? बॉडीगार्ड सिंपली कहता है, अस बच्चे का बाप कॉन्ग्स ओन ग्रुप का चेयरमैन है, जो कोरिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है। उसके पास बिजनेस वर्ल्ड में मैसिव इन्फ्लुएंस है। लेकिन योमरा एफआईआर पूछता है, तो इसे क्या फर्क पड़ता है? बॉडीगार्ड, जो लगता है समझा नहीं, उससे उठता है और वॉल में फेंकने की कोशिश करता है,
लेकिन योमरा हिलता भी नहीं। वो पूरी ताकत लगाकर उससे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन योम हिलता टक नहीं। योमरा पूछता है, क्या तू सीरियसली चाहता है मैं इस बच्चे को बेटर लाइट में देखूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी हाई क्लास आदमी का बेटा है? क्या तू इतना स्टूपिड है? बॉडीगार्ड सोचता है, मैंने किस मॉन्स्टर को गुस्सा दिला दिया? योमरा नोट करता है, मनी डज नॉट इक्वल पावर। तो बकवास बैंड कर और वापस जा। तुझे लगता होगा कि पावर होने का मतलब है तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये दुनिया वैसे नहीं चलती। ये वैसे हाय है जैसे किसी की सजा इसलिए कम कर दी जाए क्योंकि वो फिजिकली या मेंटली वीक है। लेकिन अफसोस, ये वो दुनिया नहीं है। बॉडीगार्ड कहता है, कहीं जाने की सोचना भी मैट। तू हाय नहीं है जिसके पास पावर है। फिर वो अपना शर्ट फाड़ता है। और मेन इस वीडियो को सेंसर करने से पहले कह दूं, वो अपने बॉडी को स्टील में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, एक एबिलिटी से जिसका नाम है दी आयरन फिस्ट। इससे वो ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है और योमरा को एक पंच में उड़ा देता है। उससे लगता है उसने जीत लिया। तो वो अपनी एबिलिटी को फ्लेक्स करने लगता है। लिटरली किसी को भी नहीं दिख रहा, लेकिन उसका ईगो छोटा है। तभी बेऊ कहती है, पिटी है इसके अलावा कि ये एक लूजर है, ये डंबाज भी है। और हां, एक काम कर, जरा पीछे देख। तभी योमरा अचानक उसके पीछे टेलीपोर्ट कर जाता है और कहता है, तू अब एक सिनर बन गया है। बॉडीगार्ड के पास इतना टाइम होता है कि वो बस मुड़कर उस पंच को देखे जो उसकी तरफ आ रहा होता है, और वो पंच उससे लगता है। लेकिन योमरा नोट करता है, ये तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हार्ड निकला। बॉडीगार्ड पूछता है, तू खड़ा कैसे है? मैंने तुझे अभी क्या किया था? फिर भी वो कहता है कि वो योमरा को दोबारा खड़ा नहीं होने देगा। वो अपनी पूरी पावर से योमरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन योम उसके सभी अटैक्स को आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और सोचता है, ये श्राउड क्यों पहना है? इंसान भी क्या क्या क्रेजी चीजें कर जाते हैं। पॉसिबल है कि उससे फाइनली इरिटेट हो चुका था। योमरा उसके फेस पे एक जोर का किक मारता है। फर्स्ट स्पिन करके बॉडीगार्ड के अगली मग पे फ्लाइंग किक अनलीश करता है। उसने फाइनली एक जजमेंट पास किया है। उसकी पहली पनिशमेंट ये होगी कि उससे इस पंच से सर्वाइव करना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट जाने की वो बिल्कुल भी सलाह नहीं देता, क्योंकि इसे उसकी गर्दन भी टूट सकती है। बॉडीगार्ड रिकॉग्नाइज करता है कि वो हर कैटेगरी में इस आदमी से आउटमैच्ड है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो या स्पीड। ये है कौन? एक चीज जो वो क्लियरली समझ गया है, ये चीज ह्यूमन नहीं है। योमरा का अटैक उसके सर को ग्राउंड के अंदर गिरा देता है, बिल्कुल एक ऑस्ट्रिच की तरह। बेऊ को योमरा से कुछ और एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यूज लगता है जैसे कुछ बादल गया हो, जैसे वो पहले से थोड़ा वीक हो गया है। अचानक योमरा उसका नाम लेकर पूछता है, ह्यूमंस श्राउड क्यों पहनते हैं? वो तो मृत लॉगॉन के कपड़े होते हैं, मॉर्टल्स के नहीं। बेऊ उससे कहती है कि ज्यादा वरी ना करे, वो बस प्रोटेक्शन का एक फॉर्म है सबके लिए। पिछले 20 समथिंग सालों से डिजीज्ड लॉग इस दुनिया में आ गए हैं, और शुरुआत में ह्यूमंस को अपने आप को प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल लगा था। योमरा पूछता है, क्या वो बिना श्राउड पहने फाइट नहीं कर सकते? बेऊ एक्सप्लेन करती है, ह्यूमंस डिजीज्ड के म्यूकेबल में काफी वीक होते हैं। जब वो रिवर एस्टिवाइक्स क्रॉस करते हैं तो मॉन्स्टर्स उन्हें काट लेते हैं, और वो 100 साल तक भागते रहते हैं ताकि कुचले ना जाए। कुछ तो ऐसे वेट से फार्मिंग करते हैं जो कोई ह्यूमन कभी नहीं उठा सकता। जितना बड़ा क्रिमिनल कोई डिजीज्ड अपनी पिछली लाइफ में था, और जितना ज्यादा वो सर्व करता है, उतना हाई सुपीरियर वो ह्यूमंस के म्यूकेबल हो जाता है। लेकिन कुछ डिजीज्ड लॉगॉन ने अपने एक्शंस का पछतावा किया, और उन्होंने अपने श्राउड्स ह्यूमंस को दिए। इसी तरह ह्यूमैनिटी ने फाइट करने की पावर पाई। अनमेन से ज्यादा टारलॉग अंडरटेकर बन गए, और हर डिजीज से लड़ते हैं जो उनके सामने आए। लेकिन कुछ लोग, जैसे ये डम बॉडीगार्ड, ग्रीड या डायरेक्शन में गिर जाते हैं। योमरा एक अजीब सी कंफ्यूज्ड फेस बनाता है, जैसे यूं समझ नहीं आया। तभी नोंग कहता है, श्राउड लेना एक इनएविटेबल चॉइस थी। डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, क्योंकि योमरा एक्सप्लेनेशंस में डम है। बेऊ उससे देखकर काफी खुश होती है और पूछती है, कितने साल हो गए? हमाल नहीं,
नोंग नोट करता है, करीब 300 साल। लेकिन योमरा पूछता है, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे हम एक दूसरे को जानते हो? क्या तू ह्यूमन वर्ल्ड में बिना परमिशन के जाता रहा है? नोंग सरप्राइज होता है कि योमरा उससे पहचान नहीं पाया। बेऊ कहती है, बहुत टाइम हो गया है। फिर भी योमरा अब तक समझ नहीं पाया कि वो कौन है और सोचता है कि वो बस एक एवरेज ह्यूमन है। जैब बेऊ देखती है कि ये डम्बास कुछ समझ नहीं रहा, तो वो पूछती है, वो लड़की कौन है? जीव अपना इंट्रोडक्शन देती है और बेऊ शॉक हो जाती है सुन के कि वो एक ह्यूमन है और ऊपर से एक अंडरटेकर भी। वो यहां कर क्या रही है? नोंग कहता है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन अभी के लिए उसका सिचुएशन हमसे काफी सिमिलर है। बेऊ को उसके लिए थोड़ा सिंपैथी फील होती है, लेकिन योमरा कहता है उसके लिए सिंपैथी की जरूरत नहीं। वो गॉड के वर्क प्लेस में हायर हो चुकी है, लेकिन वो ये भी बता दे कि वो कौन है, क्योंकि हो सकता है मेन भी यूज हायर कर लूं। ये सुन के बेऊ एक्सप्लेन करती है, मेन 12 ऑनररी साइन एक्सेस में से एक हूं और मेरी पोजीशन थी ताओ की स्टाफ। वो सब एक और रूम में चलते हैं और बेऊ योमरा को कहती है कि उससे नहीं पता कि हेल ऐसे कैसे हो गया। वो अचानक इस जगह टेलीपोर्ट हो गई थी। योमरा पूछता है, क्या तुझे पता है टेल्बो कहाँ है? लेकिन बेऊ को नहीं पता। ये सुनकर योमरा जोर से चिल्ला उठता है, क्योंकि यूज लगा था फाइनली अस बास्टर्ड को पकड़ लिया। बेऊ माफी मांगती है कि वो हेल्प नहीं कर पाई, लेकिन योम कहता है, ठीक है, ये ज्यादा ताओ का मैटर है, किसी और का नहीं। इस बात से वो सोचता है, ये सब ऐसे कैसे हो गया? अभी तक उसने कंफर्म नहीं किया है कि ताओ के साथ क्या हुआ, लेकिन ये कंफ्यूजन यूज शक दिलाता है कि शायद ताओ ने सब इंटेंशनली किया हो। सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। बेओ नोटिस करती है कि योमरा के पास कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है, इसलिए उसने काफी एफर्ट किया है मल्टीपल वेज में, और वो श्योर है कि ये एक पीस ऑफ पेपर योमरा के काम आएगा। योम नोट करता है, तुम काफी स्किल्ड लगती हो, क्या तुम गॉड के वर्कप्लेस में जॉब चाहती हो? बेओ मना कर देती है और योम कहता है, समझ सकता हूं। मेम भी काम नहीं करना चाहता। बेओ टॉपिक चेंज करके ज्यू के बारे में पूछती है। यूज काफी टाइम से यहां नहीं देखा। योमरा एक्सप्लेन करता है, यूज एक सिंपल मिशन पे भेजा गया था। वो उसका पहला मिशन है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जो वो अभी कर रही है वो है यंग मास्टर का टाउन में पीछा करना, अस मैजिक स्टिक के साथ, और आसपास के लोग वंडर कर रहे हैं ये क्या हो रहा है। जैब योमरा ने यूज ये टास्क दिया तो उसने अपना मैजिकल वैन भी उससे दे दिया। ज्यू ने उससे कहा था, प्लीज अब स्टूडेंट को मैट पीतना, लेकिन योमरा ने कहा, तुम खुदस के चक्कर में मरने वाली थी, तो मैं उसको मारने के बजाय तुम्हें अलाउ कर रहा हूं कि तुम ये काम करो। ज्यू अग्री करती है और पूछती है, मुझे इस वैन के साथ करना क्या है? योमरा बेऊ की कॉल के चक्कर में जल्दी से एक्सप्लेन करता है, तुम्हें बस इस वैन को घूमते ह्यू चिल्लाना है, बर्न द सिनर, और दूसरे ऐसे वर्ड्स जो अ स्टूडेंट को और तेज भागने पर मजबूर कर दे। अब वो यही कर रही है और स्टूडेंट और भी फास्ट भाग रहा है, लेकिन ज्यू को ये सब काफी एम्बैरेसिंग लगता है। अब उससे समझ आ गया है कि अस औरत ने उसके लिए सिंपैथी क्यों फील की थी। अपनी एम्बैरेसमेंट की वजह से वो किसी से टकरा जाती है और ट्यूरेंट माफी मांगती है, लेकिन जैब वो आदमी मुद्दा है, तो पता चलता है कि वो पार्क है, जो ट्यूरेंट उससे दानता है कि वो रेस्ट नहीं कर रही जैसे यूज कहा गया था। ज्यू ट्यूरेंट माफी मांगती है अपने मिसबिहेवियर के लिए, लेकिन तभी पार्क यूज खींच के साइड ले जाता है और कहता है, बाद में बात करेंगे, अब मुझे तेरी मदद चाहिए। ज्यू पूछती है, मुझे क्या करना है? और तभी एक स्ट्रेंज फिगर विद अ विकेड स्माइल उनके पास वाली स्ट्रीट पार चलता हुआ दिखता है। पार्क रिवील करता है, ह्यूम इस बंदे का खात्मा करना है होगा, नो मैटर वॉट। ज्यू पूछती है, क्या ह्यूम इज डेड को अभी सबड्यू करना है? लेकिन पार्क मना करता है, वो भाग जाएगा अगर हम सीधा उस पे गए, क्योंकि वो एस्केप और ट्रिकरी का मास्टर है, इसलिए वो बस उसका पीछा कर रहे हैं और किसी भी ओपनिंग का वेट कर रहे हैं
जहां वो सरप्राइज अटैक मार सकें। ज्यू पूछती है कि वो इधर उधर देख क्यों रहा है, तो पार्क एक्सप्लेन करता है कि वो पेट्रोल पार है, चाहे ये सुनना थोड़ा मुश्किल लगता हो। जैब भी वो किसी एरिया से गुजरता है। एक ह्यूज डेड अचानक से अपीयर होता है और उस एरिया को डेवास्टेट कर देता है। शायद ये आदमी उसका सबॉर्डिनेट हो, लेकिन इस बंदे का जरूर कुछ लेना देना है अन सब से। उसको ऑब्जर्व करते ह्यू पार्क सोचता है कि हो सकता है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को हटाना है। अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट अस डेड के हाथ लग जाता है और पार्क डेस्परेटली अस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे वो ज्यादातर इंसानों से फास्ट हो, फिर भी वो लेट हो जाती है और अंडेड एक माइटी ब्लो अनलीश करता है। पार वो बच्चा ग्राउंड पे रेड पडल नहीं बनता, क्योंकि ज्यू ने उससे सक्सेसफुली ग्रैब किया होता है और ट्रैश के ऊपर स्क्वेयरली लैंड कर लेती है। पार्क उसकी स्विफ्टनेस के लिए यूज कंग्रेचुलेट करती है और ट्यूरेंट अटैक में रश करती है, क्योंकि अब वो मिस नहीं करेगी। चाहे कुछ भी हो, वो उसकी सारी गुनाहों का हिसाब लेके रहेगी। वो अपनी श्राउड स्कॉलर स्टिग्मा एक्टिवेट करती है और एक जाइंट हैमर से डेड को स्मैश कर देती है। फिर वो ज्यू को कमांड करती है कि अस सिविलियन को इवैक्यूएट करे और सपोर्ट बुलाए। ज्यू अग्री करती है, लेकिन कहती है कि यूज वहां टिकना होगा, चाहे कुछ भी हो। पार्क यूज जल्दी करने को कहती है, क्योंकि वो एक कॉम्बैट टाइप स्टिग्मा नहीं है, लेकिन फिर शॉक हो जाती है देखकर कि वो डेड ऑलरेडी उसके स्ट्राइक से रिकवर हो चुका है। लेकिन उससे सरप्राइज नहीं होना चाहिए और उसके अटैक से किसी भी हाल में बचना होगा। वो उसके साथ ब्लोस ट्रेड करती है ताकि धीरे धीरे उसके रेडियस से बाहर आ सके। लेकिन डेड का एम एक्चुअली वो नहीं होती, उसका निशाना होता है उसका वेपन। जैब वो अपर हैंड ले लेता है और उससे फ्लोट कर देता है, तो वो उससे अपने फिस्ट से स्ट्राइक करता है, लेकिन ज्यू भी उससे हैमर से हिट कर देती है। इवन सो लगता है कि उसका अटैक कोई इफेक्ट नहीं करता। पार्क सोचती है कि अगर उसने जमीन टच नहीं की तो वो हार्डर स्ट्राइक नहीं मार पाएगी और अस बास्टर्ड के मर्सी पे होगी। अचानक वो डेड अपना खुद का श्राउड एक्टिवेट करता है, एक गोस्ट बैट, और पार्क को ग्रैब कर लेता है। वो उससे वॉल में स्मैश करता रहता है बार बार। जैब तक वो फाइनली उसके साथ वॉल के अंदर नहीं घुस जाता। वो सोचता है कि अब सब खत्म हो चुका है और फाइनल स्ट्राइक करने जाता है, लेकिन तभी कोई उससे अपने घुटने से स्ट्राइक करता है। वो कोई और नहीं, ज्यू होती है, जो रेस्क्यू के लिए आ गई है। पार्क पूछती है कि क्या सपोर्ट जल्दी आएगा, तो ज्यू कहती है कि उसने किसी को कांटेक्ट किया था, वो बस आने हाय वाला है। पार्क कहती है कि ये कोई नॉर्मल डेड नहीं है, क्योंकि ये श्राउड्स यूज कर सकता है। इसको गिरने के लिए कम से कम डू लेवल 1 अंडरटेकर और कई लो लेवल के लॉग चाहिए होंगे, लेकिन ये डम्बास तो सिर्फ एक को बुला के आई थी। ज्यू डेड के अटैक को डॉज करती है और अपना डिफेंस होल्ड करती है। जैब कहती है, हम नहीं मरेंगे, इस लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। पार्क सोचती है कि ये डम्बास बोल क्या रही है, लेकिन वो ये भी नोटिस करती है कि ज्यू का फाइटिंग स्किल पहले से काफी बेटर हो गया है। शायद वो रेड थिंग भी एक श्राउड हो। डेड थोड़ा डैमेज हो गया है, लेकिन वो अब ज्यू के अटैक से टैंग आ चुका है और पीछे हट जाता है। फिर वो नीचे झुकता है और ज्यू के अराउंड सर्कल करने लगता है। पार्क यूज वॉर्न करती है, वॉच आउट, वो अपनी एबिलिटी यूज करने वाला है। जैसे हाय वो कहती है, डेड इनविजिबल हो जाता है। उसके पास स्टेल्थ एबिलिटी होती है। ज्यू डेस्परेटली ट्राई करती है कि इनविजिबल डेड कहाँ है, लेकिन तभी वो यूज पीछे से स्ट्राइक करता है। वो बस टाइम से ब्लॉक कर पाती है। लगता है डेड एक हिट एंड रन एबिलिटी यूज कर रहा है, क्योंकि अटैक करते हाई वो डिसअपियर हो जाता है और ज्यू को एफआईआर से ढूंढना पड़ता है। वो सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिस पर पीछे देखती है। जैसे हाई यूज वाइन चेंज होती सुनाई देती है, लेकिन डेड उसके साइड में होता है और सक्सेसफुली हिट कर देता है। वो एफआईआर डिसअपियर हो जाता है और ज्यू अब एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड हो जाती है कि अब देखे तो देखे कहां। ऊपर से डेड के कण में जो बेल है वो यूज और कंफ्यूज कर रहा है, शायद जानबूझ के। क्या वो इस फाइट को जीत भी सकती है? तभी पार्क यूज बोलती है, अटैक 3 से आ रहा है
और वैसे हाई होता है। ज्यू सक्सेसफुली अस अटैक को फुली डॉज कर लेती है। ये बात डेड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ज्यू पार्क से पूछती है, तुझे कैसे पता चला उसकी पोजीशन? पार्क एक्सप्लेन करती है, ये मेरी श्राउड स्कॉलर्स एनिग्मा की एबिलिटी है, जिसे मैं एक बार भी हिट कर दूं, वो मेरी नजरों से कभी नहीं भाग सकता। पार्क कहती है, मैं तुझे गाइड करूंगी इस बैटल में, तुझे सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। ज्यू ट्यूरेंट अग्री करती है और अपनी आंखें बैंड कर लेती है ताकि दिखाए कि वो कितना ट्रस्ट करती है। पार्क पहले थोड़ा टच्ड फील करती है, लेकिन फिर चिल्लाने लगती है, ट्यून आंखें बंद कर ली? बैटल में क्या तू मरना चाहती है? ज्यू ट्यूरेंट माफी मांगती है और पार्क कहती है, तू क्लियरली बहुत ज्यादा मूवीज देख रही है, ये एक एक्चुअल बैटल है तो संभल के रहना पड़ेगा। उसके ट्यूरेंट बाद वो अगला अटैक पोजीशन बताती है और हर बार ज्यू अस डेड को काफी ब्लोज देती है, जो कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ मार खाता है, बार 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 बार। ये फाइट एक वन साइडेड बीटिंग लगती है, जो एक स्ट्रेंज पर्सन अप्रेंटिस जॉन ऊची देख कर कहता है, डिडंट एक्सपेक्ट टुडेज अंडरटेकर्स टू बी दिस कैरी। लेकिन क्योंकि उसने हाय इस डेड को पेट्रोल पर भेजा था, अब उससे हेल्प करनी चाहिए, वरना एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर वाला डिजीज खत्म हो जाएगा। और ऊपर से अस पर्टिकुलर आदमी से दांत भी पैट सकती है। ये बोल के वो नीचे उतारता है और कहता है, ज़ारा रुक जाओ, बुलिंग बैन करो। ज्यू ट्यूरेंट उसकी तरफ टर्न होती है और पूछती है, तू है कौन? लेकिन पार्क यूज पीछे हटने के लिए बोलती है, ये उन्हीं बेड लॉगऑन में से एक है जिनके बारे में मैंने पहले बोला था। ये है अप्रेंटिस जॉन ऊची। ऊची थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि यूज बिग गाय बोला गया, जबकि वो इतना स्किनी है, लेकिन वो खुश है कि अब लोग उसके बारे में जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या वो अपने फ्रेंड को ले जा सकता है? क्योंकि स्टेल्थ यूजर्स वाले डिजीज काफी रेयर होते हैं, तो बेसिकली वो उनसे एक फेवर मांग रहा है, चाहे वो कितना भी वर्ड क्यों ना लगे। जैसे हाय वो अपनी बात कंप्लीट करता है, उससे एक हैमर सीधा फेस पे पड़ता है। पार्क कहती है, हम कभी भी डेड के साथ डील नहीं करेंगे, और ज्यू को स्टैंड बैक करने के लिए कहती है। डेड इतने इंटेलिजेंट और कम्युनिकेटिव तभी होते हैं जैब एक पर्टिकुलर चीज होती है। ऊची उसके सेंटेंस को कंप्लीट करता है, अटैक करते ही जैब किसी स्पेसिफिक डेड ने बहुत सारे लॉगऑन को मार दिया होता है। वो सरप्राइज होता है कि पार्क ऑलरेडी ये सब जानती थी, लेकिन फिर भी उसके पास आई, जबकि वो खुद इतनी वीक है। ज्यू चिल्लाती है, पार्क और ऊची। कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।